दोस्तों आज के इस वीडियो के द्वारा हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ना सीखेंगे। वैसे तो मैंने इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पे इससे पहले भी 18 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। यदि आप लोगों ने उन सभी वीडियो को ऑलरेडी देख चुके हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगेगा, यानी कि बच्चे जैसे लगेगा आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग पढ़ना। लेकिन यदि आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा मैं आपको पूरा बेसिक तरीके से हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को यदि आपको पढ़ना है तो पढ़ने से पहले आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल का नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल सिंबल है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिंबल बनाया गया है। इस सिंबल के नीचे में मेंशन किया गया है 2 पोल नॉन फ्यूज स्विच, यानी कि ये एक प्रकार का स्विच है जिसके द्वारा आपको किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि जो हमारा एमसीबी होती है, एमसीबी के ऊपर में एक सिंबल बना होता है और हर एक सिंबल का कुछ ना कुछ मतलब होता है। यानी कि जो एमसीबी है उस एमसीबी के द्वारा क्या प्रोटेक्शन मिलेगा उसका सिंबल बना होता है। अब ये जो सिंबल है इसमें आप देखोगे किसी प्रकार का प्रोटेक्शन वाली सिंबल नहीं बना हुआ है, यानी कि आप सिंपली कह सकते हो ये केवल स्विच है जिसको हम चालू बंद कर सकते हैं। इसके साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे 3 पोल वाली स्विच है। अब इसके बगल में आप देखोगे यहाँ पर कि स्विच का तो सिंबल बनाया गया है, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे प्रोटेक्शन का भी सिंबल बनाया गया है। ये जो सिंबल है ये होता है फ्यूज का। तो ये जो सिंबल है इसको हम देख के ये कह सकते हैं कि इसमें स्विच है, साथ ही साथ में फ्यूज को भी कनेक्ट किया गया है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये एक प्रकार का एसएफयू है। एसएफयू का फुल फॉर्म होता है स्विच फ्यूज यूनिट। तो इनको हमने समझ लिए। अब यहाँ पे जो सिंबल है ये होता है सर्किट ब्रेकर का। इसके अलावा जो हमारा ओवरलोड रिले होता है, उस ओवरलोड रिले का जो सिंबल होता है आपको दो तरीके से देखने को मिल जाएगा। एक तो ये वाला सिंबल और दूसरा ये वाला सिंबल। इसी प्रकार से ओवरलोड रिले का सिंबल भी आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। फ्यूज का सिंबल आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा और ये वाला जो सिंबल है ये होता है कॉन्टेक्टर और ओवरलोड रिले का। यदि आपके पास में कोई ऐसा स्टार्टर है, जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कॉन्टेक्टर और ओवरलोड रिले ऑलरेडी कनेक्ट है, तो वो जो स्टार्टर था उस स्टार्टर का यदि आप सिंबल बनाओगे तो आपको इस प्रकार से सिंबल बनाना पड़ेगा। बाकी और भी सिंबल यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और इसको पढ़ लीजिए, ओके। तो अभी के टाइम पे हमारे पास में एक सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम को पढ़ना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टार्ट पुश बटन है, एक इमरजेंसी पुश बटन है। ये जो सिंबल होता है ये होता है लिमिट स्विच का। एक कंट्रोल रिले है, कंट्रोल रिले का एनसी कॉन्टैक्ट, यहाँ पे स्टॉप इंडिकेशन, यहाँ पे रन इंडिकेशन, कंट्रोल रिले 1 यानी कि इस रिले का एनो कॉन्टैक्ट, कंट्रोल रिले का एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एम लिखा हुआ है। एम का मतलब होता है मोटर, लेकिन ये जो सिंबल है ये सिंबल मोटर का नहीं है। मोटर को चालू करने के लिए हम कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो कॉन्टैक्टर का ही सिंबल यहाँ पे बनाया गया है, जिससे कि आपको ये मालूम चल जाए कि जो मोटर है उस मोटर को पावर सप्लाई जो जाएगा इस कॉन्टैक्टर के द्वारा जाएगा, यानी कि मेन कॉन्टैक्टर हमारा ये वाला है। इसके बाद यहाँ पे ओवरलोड रिले है। मोटर के प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसका कनेक्शन यहाँ पे किया गया है। तो इस सर्किट डायग्राम में क्या क्या चीजें कनेक्ट किया गया है उसको हमने समझ लिए। और इन सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को देखने के बाद हमें एक चीज समझ में आया कि जो हमारा मोटर है इस मोटर को चालू करने के लिए पूरा सर्किट डायग्राम बनाया गया है। अब इस मोटर को चालू कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो मोटर है इस मोटर को चालू करने के लिए स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल किया जाएगा और मोटर को बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यदि हमें इस मोटर को चालू करना है तो स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करना पड़ेगा। जब हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो पावर सप्लाई यहाँ से आगे फ्लो होगा। एक मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ओके। तो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए जाएगा हमारे स्टॉप पुश बटन में। स्टॉप पुश बटन से पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए चला जाएगा कंट्रोल रिले में। आप देख सकते हैं पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो हुआ और कंट्रोल रिले में चला गया। अभी आप एक चीज देख सकते हो कि जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर है ये वाली, इस कॉन्टेक्टर को डायरेक्टली चालू नहीं किया जा रहा है। इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए अलग से एक रिले का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हो गया कंट्रोल रिले, ठीक है। तो जैसे ही पावर सप्लाई इस कंट्रोल रिले को मिलेगा कंट्रोल रिले ऑन हो जाएगा और इसके ऑन होने से इसका जो एनो एनसी कॉन्टैक्ट होता है कॉन्टैक्ट चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट है तो एनो कॉन्टैक्ट एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इसमें मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इसको मैंने एनसी में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि पावर सप्लाई अब आगे फ्लो होगा। तो अब पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए डायरेक्ट इस वाले सर्किट में चला जाएगा। मतलब कि यदि हम पुश बटन को रिलीज भी कर दें तो हमारा रिले हमेशा ऑन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे होल्डिंग सर्किट बन गया। ओके, तो कंट्रोल रिले ऑन हो गया। इस रिले के ऑन होने से एनो कॉन्टैक्ट एनसी में कन्वर्ट हो गया, ये कॉन्टैक्ट चेंज हुआ। इसके अलावा ये वाला भी कॉन्टैक्ट चेंज होगा। ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, अभी ये ओपन हो गया, मतलब कि पावर सप्लाई यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। पावर सप्लाई ब्रेक होने से क्या होगा, ये जो इंडिकेशन है ये इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा। जब इस कंट्रोल रिले में पावर सप्लाई नहीं आएगा तो उस समय क्या होगा, ये कॉन्टैक्ट क्या होगा, क्लोज रहेगा। यानी कि पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस इंडिकेशन को मिलता रहेगा, यानी कि स्टॉप इंडिकेशन लैंप ग्लो होता रहेगा। लेकिन जैसे ही कंट्रोल रिले ऑन होता है तो ये एनसी कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा, यानी कि सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट के ब्रेक होने से ये इंडिकेशन ऑफ हो जाएगा। तो फिलहाल के टाइम पे जो पावर सप्लाई आ रहा है, पावर सप्लाई यहाँ से आते हुए इस पॉइंट तक है। इस पॉइंट से आगे पावर सप्लाई फ्लो नहीं हो पाएगा क्योंकि ये ओपन हो गया। इसके अलावा इसी कंट्रोल रिले का यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल किया गया था। तो ये जो एनो कॉन्टैक्ट है, ये एनो कॉन्टैक्ट अब एनसी कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा कंट्रोल रिले ऑन हो गया। तो इस रिले के ऑन होने के वजह से पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होगा और इधर से फ्लो होते हुए जाएगा और इस इंडिकेशन लैंप को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देगा। ये ग्रीन इंडिकेशन लैंप है, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ग्रीन इंडिकेशन लैंप है। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ग्रीन कलर से। ग्रीन इंडिकेशन लैंप यदि ग्लो होता है, इसका मतलब ये है कि हमारा मोटर ऑन है। साथ ही साथ में क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से आगे फ्लो होगा और यहाँ से फ्लो होते हुए ये भी कंट्रोल रिले का एनो कॉन्टैक्ट है, तो ये भी एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको भी मैं एनसी में कन्वर्ट कर देता हूँ। उसके बाद पावर सप्लाई को यहाँ से फ्लो करवाते हुए इस मोटर को यानी कि कॉन्टैक्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इस रिले के ऑन होने के वजह से ये एनो कॉन्टैक्ट एनसी में कन्वर्ट हो गया और ये एनो कॉन्टैक्ट एनसी में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से इंडिकेशन लैंप भी ग्लो हो गया और साथ ही साथ में मेन मोटर वाली जो कॉन्टैक्टर है वो भी ऑन हो गया। इस कॉन्टैक्टर के ऑन होने की वजह से हमारा मोटर रन करना स्टार्ट कर देगा। तो इस कॉन्टैक्टर को किस प्रकार से चालू किया जाएगा वो आपने समझ लिए। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली प्रोवाइड किया गया है, लेकिन इस कॉन्टैक्टर को जो न्यूट्रल पावर सप्लाई जा रहा है उसके बीच में ओवरलोड रिले को भी कनेक्ट किया गया है। यदि हमारा मोटर रनिंग कंडीशन में है और उस कंडीशन में यदि हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होता है, यानी कि ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है ये ओपन होता है, तो उस कंडीशन में मोटर ऑफ हो जाएगा। इसका पावर सप्लाई ब्रेक होने की वजह से मोटर हमारा ऑफ हो जाएगा। लेकिन इस सर्किट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यदि ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा कंट्रोल रिले ऑन ही रहेगा। ये जो ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट था, इसको इस पॉइंट पे कनेक्ट करना था। यदि इस ओवरलोड रिले को इस पॉइंट पे कनेक्ट किया जाएगा तो क्या होगा कि जो ओवरलोड रिले इसके ट्रिप होते ही कंट्रोल रिले में पावर सप्लाई जाना बंद हो जाएगा और बाकी के जो मोटर और इंडिकेशन लैंप है वो भी ऑफ हो जाएंगे, यानी कि स्टॉप इंडिकेशन लैंप ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और मोटर भी हमारा ऑफ हो जाएगा। लेकिन इस सर्किट डायग्राम में क्या किया गया है कि जो ओवरलोड रिले है, इस रिले का एनसी कॉन्टैक्टर के न्यूट्रल पावर सप्लाई पे कनेक्ट किया गया है। यदि ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो उस कंडीशन में केवल मोटर ऑफ होगा, लेकिन ये जो इंडिकेशन है ये इंडिकेशन लैंप ग्लो होते रहेंगे, यानी कि आपको यहाँ पे ऑन इंडिकेशन लैंप ग्लो होता हुआ दिखेगा। वैसे एक्चुअल में क्या होना चाहिए, यदि आपका मोटर ट्रिप हो गया तो स्टॉप इंडिकेशन लैंप ग्लो होना चाहिए, साथ ही साथ में जो ट्रिप इंडिकेशन होता है वो भी ग्लो होना चाहिए। लेकिन इस सर्किट डायग्राम में थोड़ा सा मिस्टेक है, जिस वजह से क्या होगा, मोटर के ट्रिप होने की वजह से रन इंडिकेशन लैंप भी ग्लो होता रहेगा। मोटर तो ऑफ हो जाएगा लेकिन इंडिकेशन लैंप गलत ग्लो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि मोटर हमारा नॉर्मल वर्क कर रहा है, ओवरलोड रिले ट्रिप नहीं हुआ है। अब यदि आपको मोटर को बंद करना है तो इस कंडीशन में ये जो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है इसको प्रेस करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे जो लिमिट स्विच कनेक्ट किया गया है, यदि ये लिमिट स्विच भी ऑपरेट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी मोटर ऑफ हो जाएगा, यानी कि ये सर्किट पूरा ब्रेक हो जाएगा। फिलहाल के टाइम पे आप ये समझिए, जैसे ही लिमिट स्विच ऑपरेट होता है तो उस कंडीशन में कंट्रोल रिले ऑफ हो जाएगा। इस रिले के ऑफ होने की वजह से पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होगा और इस पॉइंट तक जाएगा और यहाँ से पावर सप्लाई इस पॉइंट तक जाएगा। इसके आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये एनो कॉन्टैक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट है, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे एनसी बन गया। ओके, तो पावर सप्लाई यहाँ से भी फ्लो होगा आगे तक इस पॉइंट पे
और इस पॉइंट तक पावर सप्लाई रहेगा। उसके अलावा यहाँ से पावर सप्लाई आगे फ्लो होके इस इंडिकेशन लैंप को ग्लो करवा देगा, यानी कि स्टॉप इंडिकेशन लैंप ग्लो होना स्टार्ट कर देगा। ओके, आप चाहे इस लिमिट स्विच को ऑपरेट करवा दो या फिर इस इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन को प्रेस कर दो। दोनों कंडीशन में क्या होगा, पावर सप्लाई केवल इतना पोजीशन पे फ्लो होगा। तो ये जो सर्किट डायग्राम है इसको हमने पढ़ लिए। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में एक मोटर है। इस मोटर का पावर वायरिंग बनाया गया है, साथ ही साथ में कंट्रोल वायरिंग बनाया गया है। इसको हम समझ लेते हैं। तो इस मोटर के पावर वायरिंग के लिए 480 वोल्ट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे L1, L2, L3 थ्री फेज का पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होगा और मोटर को चालू करेगा। मोटर को चालू करने के लिए ये जो कॉन्टेक्टर है इसको ऑन करना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए कंट्रोल सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाया गया है। तो इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो कि टू फेज के पावर सप्लाई को ले जाके ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट किया गया है। ये जो ट्रांसफार्मर है क्या करेगा, सेकेंडरी में आपको 120 वोल्ट का पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा। अब ये जो पावर सप्लाई है, इस पावर सप्लाई को यहाँ से फ्लो करवाया जा रहा है, यानी कि फ्यूज से पावर सप्लाई जाएगा, आगे यहाँ से फ्लो होते हुए चला जाएगा टेम्परेचर स्विच में। यानी कि एक ऐसा स्विच लगाया गया है जो टेम्परेचर को मेजर करेगा। जितना टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग ये NO/NC में कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्या टेम्परेचर सेट किया गया उसको हमें पढ़ना पड़ेगा, अभी इसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें केवल ये समझना है कि जो टेम्परेचर स्विच है, ये टेम्परेचर स्विच यदि NC कंडीशन में रहता है तो पावर सप्लाई इस पोजीशन से फ्लो होते हुए डायरेक्टली इस कॉन्टेक्टर को चालू करेगा। ये M है हमारा कॉन्टेक्टर, तो कॉन्टेक्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देगा। अब इसी के न्यूट्रल पावर सप्लाई में आप देख सकते हो ओवरलोड रिले को कनेक्ट किया गया है और उसके बाद पावर सप्लाई को लाके ट्रांसफार्मर के दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया गया है। यानी कि आप कह सकते हो एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम है जिसमें मोटर को चालू करने के लिए टेम्परेचर स्विच का इस्तेमाल किया गया है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मोटर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा यदि ओवरलोड होता है तो ओवरलोड कंडीशन में भी मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पे एक और सर्किट डायग्राम है, इसको हम थोड़ा फास्ट समझेंगे। ठीक है, तो इसमें है M1, M2, M3। M1 क्या है, स्टार्टर है, M2 भी स्टार्टर है, M3 भी स्टार्टर है। तो यहाँ पे M1 कॉन्टेक्टर है, M2 कॉन्टेक्टर है और M3 कॉन्टेक्टर है। इन तीनों कॉन्टेक्टर के साथ में मोटर को कनेक्ट किया गया है जो कि मोटर 1, मोटर 2 और मोटर 3 है। ओके, अब ये जो हमारा तीनों मोटर है इनको चालू करने के लिए कंडीशन क्या है उसको समझते हैं। तो फिलहाल के टाइम पे फेज सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल है और न्यूट्रल पावर सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल है जो डायरेक्टली जाके कंट्रोल रिले और कॉन्टेक्टर जो है उनको प्रोवाइड किया गया है। कॉन्टेक्टर के न्यूट्रल में ओवरलोड रिले को भी कनेक्ट किया गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए जो स्टॉप पुश बटन है इससे पावर सप्लाई जा रहा है स्टार्ट पुश बटन में, उसके बाद कंट्रोल रिले को चला गया। इसके अलावा इस कंट्रोल रिले का NO कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया जिसका इस्तेमाल किया जाएगा होल्डिंग सर्किट के लिए, यानी कि पुश बटन को रिलीज करने के बाद भी कंट्रोल रिले ऑन रहे उसके लिए होल्डिंग सर्किट यहाँ पे बनाया गया है। तो जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया जाएगा तो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए कंट्रोल रिले में चला जाएगा और इस पुश बटन को रिलीज करने के बाद पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट होगा और इस रिले को जाएगा। रिले के चालू होने के बाद NO कॉन्टैक्ट NC में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कंट्रोल रिले ऑन हो गया तो इसके ऑन होने के बाद से ये NO कॉन्टैक्ट NC में कन्वर्ट होगा, तो इसको भी NC में कन्वर्ट कर देते हैं। NC में कन्वर्ट होने के बाद से पावर सप्लाई आगे फ्लो होगा और ये कॉन्टेक्टर जो है वो चालू हो जाएगा। अब इस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए एक पुश बटन भी लगाया गया है। यदि हम इसको प्रेस करते हैं तो कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा, लेकिन इसको रिलीज करने के बाद कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी होल्डिंग सर्किट नहीं बनाया गया इस कॉन्टेक्टर का। ठीक है, तो केवल आप ये समझिए कि यदि हम इस पुश बटन को प्रेस करेंगे तो पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इसको जाएगा और इस कॉन्टेक्टर का NO कॉन्टैक्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो पावर सप्लाई कैसे फ्लो होगा उसको देखते हैं। पावर सप्लाई सबसे पहले यहाँ से फ्लो हुआ, हमने पुश बटन को प्रेस किए, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इसको चला गया। अब इस कॉन्टेक्टर के चालू होने की वजह से इसका जो NO कॉन्टैक्ट है वो NC में कन्वर्ट हो गया, तो इसको मैं NC में कन्वर्ट करता हूँ। इसके बाद पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होगा और डायरेक्टली चला जाएगा इस कॉन्टेक्टर में। तो ये जो M2 कॉन्टेक्टर है ये भी ऑन हो गया। M2 कॉन्टेक्टर के ऑन होने की वजह से इसका जो NC कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया तो पावर सप्लाई आगे फ्लो नहीं होगा। वैसे तो पावर सप्लाई इस पॉइंट पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पुश बटन लगाया गया है। इस पुश बटन को प्रेस करने पे पावर सप्लाई आगे जाएगा और इस कॉन्टेक्टर को चालू करेगा। ठीक है, तो फिलहाल के टाइम पे क्या हुआ, इस पुश बटन को प्रेस करने से ये कॉन्टेक्टर चालू हुआ और इस कॉन्टेक्टर के चालू होने की वजह से ये जो NO कॉन्टैक्ट है ये NC में कन्वर्ट हो गया जिसकी वजह से पावर सप्लाई आगे फ्लो हुआ और ये वाला कॉन्टेक्टर चालू हो गया।
अभी के टाइम पे इस पुश बटन को हमने प्रेस करके रखे हैं। ओके, यदि हम इस पुश बटन को रिलीज कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, पावर सप्लाई आएगा यहाँ पे और इस पॉइंट तक रहेगा। अब यदि हम इस पुश बटन को प्रेस कर दिए तो ये रिले ऑन हो जाएगा और इसके ऑन होने की वजह से ये एनो कॉन्टैक्ट एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिस वजह से पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए इस मोटर को यानी कि कॉन्टैक्टर को चला जाएगा। अब इसके ऑन होने की वजह से ये एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए इस कॉन्टैक्टर को चला जाएगा। अब इसके बाद ये जो तीसरा कॉन्टैक्टर है, इस कॉन्टैक्टर को यदि हमें चालू करना है तो इस पुश बटन को हमें प्रेस करना ही पड़ेगा। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो पावर सप्लाई आगे फ्लो होते हुए इसमें चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, यदि ये वाला कॉन्टैक्टर चालू है तो इसका एनसी कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और इसके ओपन होने के वजह से क्या होगा, पावर सप्लाई जो है वो यहाँ से फ्लो होते हुए केवल इस पॉइंट तक रहेगा, इसके आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इस कॉन्टैक्टर को चालू करने के लिए इस कॉन्टैक्टर का ऑफ होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे आप ये समझिए कि ये वाला कॉन्टैक्टर ऑफ है। इस कॉन्टैक्टर के चालू होने की वजह से ये जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, यदि आप ये वाला पुश बटन प्रेस करते हो तो कंट्रोल रिले ऑन हो जाएगा और इसके ऑन होने से ये वाला मोटर ऑन हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो मोटर है यानी कि कॉन्टैक्टर है ये ऑन नहीं होगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कि ये जो M3 मोटर है, इस मोटर के साथ में M2 मोटर चालू नहीं हो सकता है और ये जो M1 मोटर है, इस मोटर के साथ में M3 मोटर चालू नहीं हो सकता है। M1 मोटर को चालू करोगे तो M2 मोटर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आप M3 मोटर को चालू करते हो और उस कंडीशन में यदि आपका M2 मोटर चालू है तो M2 मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो इस सर्किट डायग्राम में केवल इतना ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मैं एक काम करता हूँ कि ये जो पूरा पीडीएफ है इसको मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद खुद से एक बार ट्राई करिए इसको समझने के लिए। यदि आप इस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे ना तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगा। ये जो सर्किट डायग्राम है इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करने के लिए सर्किट डायग्राम बनाया गया है, थोड़ा सा घुमाया गया है। तो यदि आपको पूरा बेसिक मालूम है तो इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यदि आपको इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो इसको आप आसानी से आराम से समझ पाओगे। इसको समझने के लिए पूरा डिटेल भी दिया गया है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पूरा चीज़ें समझ में आ जाएगा। इसके बाद भी और भी बहुत सारे सर्किट डायग्राम है, यदि आप चाहोगे तो मैं इन सभी का भी एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।